एक ये बॉडी है, इरेगुलर शेप की बॉडी है। ठीक है, कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, इरेगुलर शेप की बॉडी है। अब इस बॉडी के अलग अलग पॉइंट्स पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ये मैंने दो फोर्सेस ली हैं, एक मैं यहां अप्लाई कर रहा हूं फोर्स, और एक यहां अप्लाई कर रहा हूं। दोनों फोर्स आपने अप्लाई की और देखा कि इन दोनों फोर्सेस का इफेक्ट क्या पड़ता है। दो फोर्सेस अप्लाई की, अगर मैं केवल एक फोर्स ये अप्लाई करूं तो इसका इफेक्ट कुछ और होगा। अगर केवल रेड पेन का यूज करूं तो इसका इफेक्ट कुछ और होगा। और दोनों फोर्सेस आपने एक साथ अप्लाई की, ये दो फोर्सेस आपने अप्लाई की एक साथ, और देखा कि इन दोनों का इफेक्ट क्या पड़ता है। इस इफेक्ट को आपने ऑब्जर्व कर लिया। ठीक है, दो फोर्सेस हैं, बॉडी के दो अलग अलग पॉइंट्स पर हैं। इन दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन भी अलग है। एक हाथ में मेरे ब्लू पेन है, एक हाथ में रेड पेन है, दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है, दोनों के मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट है। हो सकता है उस टाइम मेरा एक हाथ ज्यादा दबाव डाल रहा हो, दूसरा हाथ कम डाल रहा हो। दोनों के मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट है, दोनों की डायरेक्शन भी डिफरेंट है। इन दोनों फोर्सेस के इन्फ्लुएंस से आपने बॉडी का मोशन ऑब्जर्व कर लिया। ठीक है, दो फोर्सेस थी, या दो से ज्यादा भी हो सकती, बॉडी के अलग अलग पॉइंट पर आपने अप्लाई की। इन सारी फोर्सेस से कुल मिलाकर क्या इफेक्ट बन रहा है, ये इफेक्ट आपने ऑब्जर्व कर लिया। अब इसके बाद क्या करें आप, कि वही फोर्सेस बिना मैग्नीट्यूड बदले, बिना डायरेक्शन बदले, एक ही पॉइंट पर अप्लाई करें। यहां इस पॉइंट पर अप्लाई करें और देखें कि अब इसका क्या क्या इफेक्ट आता है। जाहिर सी बात है, अब तो इफेक्ट बदल गया इसका, बदल गया इफेक्ट इसका। हम्म मुझको लग रहा है कि इफेक्ट अब भी वही रहेगा, ओवरऑल इफेक्ट अब भी वही रहेगा, क्योंकि फोर्सेस दोनों सेम है वो जो की क्यों, और दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, फोर्स की मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। बस क्या चेंज करा, कि पहले अलग अलग जगह लग रही थी, अब उनको आपने एक ही पॉइंट पर लगा दिया। लेकिन कोई फोर्स को क्या पता कि हम एक पॉइंट पर लग रहे हैं या अलग अलग पॉइंट पर लग रहे हैं। तो वो तो जो इफेक्ट प्रोड्यूस करना है करना ही है वो, तो सेम रहेगा इफेक्ट। लेकिन जो कह रहे हैं कि डिफरेंट हो जाएगा इफेक्ट, उनके पास क्या लॉजिक है, क्या लॉजिक है, उनके पास क्या लॉजिक है। जो इस बात पर एग्री है कि इफेक्ट अब भी वही का वही रहेगा, उनके पास तो एक परफेक्ट लॉजिक है, क्योंकि फोर्सेस सेम है, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। तो फोर्स को क्या पता मैं कहाँ लग रहा हूँ, अलग अलग पॉइंट पे लग रहे हैं या एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं, तो इसलिए सेम रहेगा इफेक्ट अब भी, है ना। तो फिर जो ये कह रहे हैं कि इफेक्ट बदल जाएगा, ओवरऑल इफेक्ट बदल जाएगा, उनके लिए क्या तर्क है, क्या आर्गुमेंट है, क्या लॉजिक है। हाँ, कोई बोलिए, कोई एक बताइए। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रहते हुए भी अगर आपने बॉडी पर पोजीशन डिफरेंट कर दी, जबकि बॉडी फ्री है, फ्री टू मूव, वो ट्रांसलेटरी मोशन के लिए भी फ्री है और रोटेशनल मोशन के लिए भी फ्री है, तो हो सकता है अब सारी फोर्सेस का जो ओवरऑल इफेक्ट है वो बदल जाए। हो सकता है अब कहीं कोई रोटेशनल मोशन आने लगे ट्रांसलेटरी के साथ साथ, या ट्रांसलेटरी मोशन की डायरेक्शन बदल जाए। आप खुद सोचो कि मैंने दो फोर्स यहां लगाई, देखो ऐसे अलग अलग लगा रहा हूं मैं दो फोर्स, और मैं कोशिश करूंगा कि दोनों फोर्स इक्वल रहें, अपोजिट रहें, तो कुछ ये इफेक्ट है। और मैं इन दोनों फोर्सेस को यहां लगा दूं एक ही पॉइंट पर, ऐसे आमने सामने बिल्कुल,
ये चलो यार अभी एक पॉइंट पर नहीं लगा ले, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बदल दिया मैंने, दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट लगानी शुरू कर दी। यहां फोर्सेस इक्वल थी लेकिन इनके लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट थे, एक का लाइन ऑफ एक्शन दूसरे का लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट थे, कुछ और इफेक्ट आ रहा था, लाइन ऑफ एक्शन सेम कर दिया मैंने, एक ही लाइन पे लगा दी दोनों फोर्सेस को, है भी इक्वल और अपोजिट, तो इफेक्ट इसका बदल गया। तो जब एक बॉडी आपकी थ्री डायमेंशनल बॉडी फ्री है हर तरह के मोशन के लिए, रोटेशनल के लिए भी फ्री है, ट्रांसलेटरी मोशन के लिए भी फ्री है, तो नंबर ऑफ फोर्सेस का, दो या दो से ज्यादा जो फोर्सेस लग रही हैं उनका ओवरऑल इफेक्ट क्या बनने वाला है, ये फोर्सेस की डायरेक्शन मैग्नीट्यूड पर तो डिपेंड करेगा ही, इस बात पर भी डिपेंड करता है कि वो कहाँ लगाई जा रही है। याद रखिएगा कि अब ये बॉडी आपकी पार्टिकल नहीं है, पार्टिकल नहीं है, अगर एक ही पार्टिकल की आप बात करोगे तो उसमें तो पोजीशन बदलने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अक्सर जो हम फोर्सेस इक्वल अपोजिट ऐसा वैसा ये सब करते हैं, वो हम बॉडी को एक पार्टिकल मान के चलते हैं, एक बॉडी को क्या मानकर चलते हैं, पार्टिकल मानकर चलते हैं। अभी हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पढ़ा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पढ़ा हमने, कहीं पर ऐसा देखा आपने क्या कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसी बॉडी को घुमा दे, रोटेट कर दे, रोटेट कर दे? नहीं, नहीं, साइकिल में नहीं, साइकिल की कंडीशन अलग है, साइकिल कंडीशन अलग है। बिल्कुल एक छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूं जो अक्सर इस समय मेरे साथ होता है। भांजा है मेरा छोटा सा, 2 साल का, अब चलता है अच्छा खूब बढ़िया, लेकिन कभी लड़खड़ाता, लड़खड़ा जाता है, तो मैं या कोई भी लड़खड़ाते समय अगर उसका एक हाथ पकड़ ले तो वो और गिर जाता है। बॉडी से पकड़ के, दोनों हाथ से पकड़ के संभाल लिया तो अलग बात है, लेकिन वो गिर जाता और ज्यादा गिर जाता है। उस समय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो उसके पैर के और फर्श के बीच में लग रही है, वो एक टॉर्क प्रोवाइड कर देती है, टॉर्क अभी हम यहाँ पढ़ेंगे आगे, और टॉर्क का इफेक्ट होता है रोटेशनल मोशन। तो चलते चलते हल्का सा वो डगमगाया, हमने एक हाथ पकड़ लिया, वो और नीचे गिर गया, वो गिर ही गया बस, फिर पकड़ते पकड़ते भी। तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कभी भी रोटेशनल इफेक्ट नहीं करती एक फ्री बॉडी पर, वो एक दूसरी, मैंने एक हाथ पकड़ लिया, दूसरी एक फोर्स के साथ मिल करके रोटेशनल मोशन टॉर्क की तरह काम करने लगती, रोटेशनल मोशन देने लगती। जब हम बात करते हैं फोर्स यहां वहां, तो अक्सर हम पार्टिकल ले लेते हैं बॉडी को, पूरी बॉडी का साइज कितना लेते हैं, जस्ट ए पार्टिकल, लेकिन बॉडी रियल में पार्टिकल नहीं है। मैंने एक हाथ उसका पकड़ा तो कहीं और फोर्स लगाई है, और उसकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहीं और लग रही है। अगर बाई दी वो दोनों एक ही पॉइंट पर लग जाए तो बिल्कुल बैलेंस कर देंगे अपने आप को इक्वल अपोजिट होने पर, लेकिन जब दोनों एक ही पॉइंट पर नहीं लग रही तो इनका आपस में नेट तो जीरो हो सकता है लेकिन इफेक्ट जीरो नहीं होगा, इफेक्ट कुछ ना कुछ आ जाएगा, समझे? तो अगर आपने किसी थ्री डायमेंशनल बॉडी पर, इसे हम कहेंगे एक्सटेंडेड बॉडी, सारी बॉडी अगर पार्टिकल आपने बना लिया तो फिर तो आपको फोर्स अलग जगह लगाने का ऑप्शन ही नहीं है, आपके पास कोई स्कोप ही नहीं है कहीं और लगा सको फोर्स आप। लेकिन अगर एक एक्सटेंडेड बॉडी है तो उन सारी फोर्सेस का ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा, डिपेंड करता है किस पर, डिपेंड करता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पर, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पर। बिल्कुल वही केस, ये मैंने दो इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाई है, इक्वल भी है अपोजिट भी है, लेकिन इनका ओवरऑल इफेक्ट नल इफेक्ट नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं इन दोनों फोर्सेस को इक्वल और अपोजिट को एक ही लाइन ऑफ एक्शन पर लगा दूं आमने सामने, तो अब इनका इफेक्ट कैसा है, नल इफेक्ट है। हालांकि यहां भी दोनों का वेक्टर सम अब भी जीरो होगा,
लेकिन अब इन्होंने क्या प्रोवाइड कर दिया, रोटेशनल मोशन प्रोवाइड कर दिया। तो आपने क्या काम किया, दो या दो से ज्यादा फोर्सेस को आपने अलग अलग पॉइंट पर अप्लाई किया और देख लिया कि इस बॉडी का क्या मोशन है, ऑब्जर्व कर लिया इसका मोशन। फिर इन दोनों ही फोर्सेस को एक पॉइंट पर अप्लाई किया तो पता चला अब कुछ और है इफेक्ट इन फोर्सेस का। अब आपने अपना पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बदल दिया, पता चला अब भी कुछ और है इसका इफेक्ट। फिर आपने पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बदला, पता चला कुछ और है इफेक्ट। और आप ये करते गए करते गए करते गए, हजारों बार करने के बाद आपको एक ऐसा पॉइंट मिल गया इस बॉडी पर कहीं भी, या बॉडी के बाहर भी हो सकता है ये। फिर आपको स्पोक्स से, तिलियों से जोड़नी पड़ेगी पूरी बॉडी को। तो आपको कहीं एक ऐसा पॉइंट मिल गया कि सारी फोर्सेस इस एक पॉइंट पर लगाने के बाद भी इफेक्ट वही आ रहा है जो इफेक्ट कब आ रहा था, जो इफेक्ट आ रहा था इन बॉडीज पर फोर्स को अलग अलग पॉइंट पर लगाने से। एक बॉडी आपकी इरेगुलर शेप की, आपने नंबर ऑफ फोर्सेस लगाए, F1 लगाया, F2 लगाया, F3 फोर्स लगाई, और आपने इसका ऑब्जर्वेशन कर लिया कि कुल मिलाकर के इसका मोशन कहाँ जा रहा है भाई, इसका मोशन आपका ये हो गया, ये इसका मोशन हो गया। ओवरऑल इफेक्ट आपने देखा कि आफ्टर dt टाइम ये पोजीशन हो गई। फिर आपने इन सारी फोर्सेस को अलग अलग पॉइंट पर न लगा करके बॉडी के किसी एक ही पॉइंट पर लगा दिया। कोशिश करूंगा कि मैं वही बॉडी बना सकूं, हालांकि दोबारा कभी एक सी बनती नहीं है। ये बन गई। आपने इन सारी फोर्सेस को अलग अलग पॉइंट से हटा करके क्या लगा दिया, एक ही पॉइंट पर लगा दिया, फोर्स के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को सेम रखते हुए। और ये कौन सा पॉइंट है, ये आपने अलग अलग पॉइंट्स लिए और आपने देखा कि अब भी इस बॉडी का ओवरऑल, बॉडी पर ओवरऑल इफेक्ट वही आ रहा है जो तब आ रहा था जब आपने इन फोर्सेस को अलग अलग पॉइंट पर लगाया था। अब भी वही आ रहा है। एक पर्टिकुलर पॉइंट आपने ढूंढ लिया है सर, बॉडी के ऊपर भी हो सकता है, ये बॉडी के बाहर भी हो सकता है। बाहर कैसे होता है अभी आपको समझ आ जाएगा। अगर इस पॉइंट से अलग यहाँ या यहाँ आप लगाते हैं इन सारी फोर्सेस को एक साथ एक ही पॉइंट पर, तो ये वाला इफेक्ट आपको नहीं मिल रहा। फिर आपको कुछ और इफेक्ट मिल रहा है, फिर आपका इफेक्ट क्या हो गया, फिर आपका इफेक्ट चेंज हो गया। एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर के सारी फोर्स आप लगा रहे हैं तो आपको वही इफेक्ट मिल रहा है जो तब मिल रहा था जब आपने इन सारी फोर्सेस को अलग अलग पॉइंट पर लगाया था। जिस पॉइंट पर आकर ये कंडीशन बन जाए, इस पॉइंट को कहते हैं सेंटर ऑफ मास। क्या कहते हैं इसे, और इस पॉइंट के लिए इस पूरी बॉडी के मास का बिहेवियर ऐसा हो जाता है जैसे कि ये इन सारी बॉडी का मास डिस्ट्रीब्यूटेड ना होकर यहां इस एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड हो गया। ये पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट के लिए बॉडी ऐसा बिहेव करती है जैसे कि इस बॉडी का मास अलग अलग पॉइंट पर डिस्ट्रीब्यूट ना होकर कहाँ है, सारा का सारा मास एक ही पॉइंट पर रखा हुआ है। तो वो कंडीशन बन गई ना पॉइंट वाली। अब पॉइंट वाली जब पूरी बॉडी ही पॉइंट बन गई तो आपके पास फोर्सेस को हटाने का स्कोप ही खत्म हो गया ना, फोर्सेस को अलग जगह लगाने का स्कोप ही खत्म हो गया। देखो फिर ध्यान से समझना, ज्यादातर, अच्छा कभी आपने सेंटर ऑफ मास वर्ड सुना था क्या, ये नहीं सुना था, आपने सुना था, क्या सुना था सेंटर ऑफ मास के बारे में।
ठीक है, ठीक, वहां सुना था। और किसने सुना था सेंटर ऑफ मास? आपने सुना था, क्या सुना था? सेंटर ऑफ मास क्या होता है, क्या हो किसी के बारे में? हाँ, हाँ, यहाँ इसको आपने यहाँ बैलेंस कर लिया, तो क्या है कि इस पूरी बॉडी का मास यहाँ काम कर रहा है, तो जहां आपने इसे बैलेंस कर लिया, सेंटर ऑफ मास है। नहीं, ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है, ये बिल्कुल ही गलत कंसेप्ट है। सेंटर ऑफ मास क्या है? किसी बॉडी के ऊपर या बॉडी के बाहर भी हो सकता है, एक ऐसा पॉइंट जिस पर नंबर ऑफ फोर्सेस अप्लाई करने के बाद सेम वही इफेक्ट आए, जो इफेक्ट आ रहा था उन नंबर ऑफ फोर्सेस को बॉडी के अलग अलग पॉइंट्स पर अप्लाई करने से, इसे हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। और सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है कि पूरी बॉडी बिहेव करती है जैसे कि मेरा सारा मास इसी जगह आ गया, सारा मास इसी जगह आ गया। भाई ये आपका ये पेन है, आप देखिए ध्यान से कि इस पेन में ये कैप है, इस कैप का अपना मास है, वो मास इस कैप का ही तो है, कैप में ही तो है, वो मास यहां तो नहीं है जहां मैंने उंगली लगा रखी है। लेकिन इस समय ये कैप का मास भी ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि कैप का मास भी यहां आ गया हो। पेन का ये वाली टेल है, इस टेल का मास भी ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि यहां आ गया है, आया नहीं है एक्चुअली, आया नहीं है, बिहेव कर रहा है वो। तो सेंटर ऑफ मास के लिए बॉडी ऐसा बिहेव करती है जैसे इसका सारा मास इकट्ठा होकर इस एक पॉइंट पर आ गया, एपरेंटली। याद रखिएगा, एपरेंटली, इट अपियर्स टू बी एपरेंटली। आप पानी में कूद जाओ, आपको अपना वेट हल्का लगेगा, इट इज एपरेंट वेट, इट इज एपरेंटली, क्योंकि बियॉन्सी ने आपको ऊपर उठा रखा है। लेकिन रियल में थोड़ी ना आपका वेट कम हो गया, वही का वही है ना। तो सैंड एक बॉडी है, 3 डायमेंशनल या 2 डायमेंशनल बॉडी है, एक्सटेंडेड बॉडी है, इसका मास डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑल ओवर द बॉडी, अलग अलग जगह, हर पार्टिकल का अलग मास है, हर पार्टिकल का। यहाँ इस पार्टिकल का अलग अपना अलग मास है, इस पार्टिकल का अपना अलग मास है, इस पार्टिकल का अपना अलग मास है, हर पार्टिकल का अपना अपना अलग अलग मास है, पूरी की पूरी बॉडी का मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जिसके लिए बॉडी बिहेव करती है जैसे सारा मास इसी पॉइंट पर आकर इकट्ठा हो गया, एपरेंटली। लेकिन एक्चुअली सेंटर ऑफ मास क्या है? एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पर नंबर ऑफ फोर्सेस अप्लाई करने से वही इफेक्ट आए जो इफेक्ट सारी फोर्सेस को बॉडी के अलग अलग पॉइंट पर अप्लाई करने से आ रहा था। बात समझ आई इतनी? हम्म। यह आपकी एक बॉडी है, इरेगुलर शेप की बॉडी है। इस बॉडी पर आपने दो अलग अलग फोर्सेस अप्लाई की, दो अलग अलग फोर्सेस। ये देखिएगा ध्यान से, ये मैं बना रहा हूं एक फोर्स की डायरेक्शन, एक फोर्स की डायरेक्शन ये रही। कोशिश करूंगा कि इसका मैग्नीट्यूड सेम मेंटेन रखूं, ये डायरेक्शन फोर्स की, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। अगली फोर्स है ये वाली, क्या है ये? F2 वेक्टर। यहां मैंने अप्लाई की इस फोर्स को, इन दोनों फोर्सेस को एक साथ अप्लाई करा और देखा कि इस बॉडी पर दोनों फोर्सेस का क्या इफेक्ट होता है। दोनों फोर्सेस को एक साथ अप्लाई किया और देखा कि क्या इफेक्ट होता है। ये मैं अप्लाई कर रहा हूं और ये इसका इफेक्ट आ रहा है। वो इफेक्ट रोटेशनल भी हो सकता है, वो इफेक्ट ट्रांसलेटरी भी हो सकता है। ठीक है, फिलहाल मैं कोशिश करूंगा कि ट्रांसलेटरी इफेक्ट ही रखूं। इस वाले का, मुझे ब्लैक वाले का मैग्नीट्यूड थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा।
ये इन दोनों का इफेक्ट आ रहा है, देखो, ठीक है, दोनों फोर्सेस का इफेक्ट। अब इन दोनों फोर्सेस के डायरेक्शन को मेंटेन मैंने रखा यहां, और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एक ही कर दिया। अब देखें, दोनों फोर्सेस को सेम मेंटेन करते हुए, यहां ले लो अपने हाथ के पास, दोनों फोर्स की देखिए डायरेक्शन भी मैं कोशिश कर रहा हूं मेंटेन रहे, और मैग्नीट्यूड भी मेंटेन रहे, तो पता चला अब इफेक्ट कुछ और आ रहा है, कुछ और इफेक्ट आ रहा है। मैंने अपना पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बदला। क्या बदला? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मैंने बदला, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड वही रखी, देखा अब फिर कुछ और इफेक्ट आ रहा है। फिर मैंने अपना पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बदला, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड वही रखी, और देखा कि अब क्या इफेक्ट आ रहा है। यहां मैंने अप्लाई किया तो सेम डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड रखते हुए अब कुछ और इफेक्ट आ रहा है। और ऐसे करते 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 एक पॉइंट ढूंढ लिया मैंने यहां कहीं। कैसा? कि अब इन दोनों फोर्सेस को एक साथ अप्लाई करने पर वही इफेक्ट आ गया जो इफेक्ट तब था, कब था, जब इन दोनों फोर्सेस को अलग अलग आपने अप्लाई किया था। देख रहे हो, आपने अलग अलग अप्लाई किया अलग अलग पॉइंट्स पर, तो ये इफेक्ट है। और एक पॉइंट आपने ढूंढ लिया कि जिस पॉइंट पर सेम फोर्सेस, देखिए सेम फोर्स है, सेम डायरेक्शन है फोर्सेस की, मैग्नीट्यूड भी सेम है। अब इन दोनों फोर्सेस का एक पॉइंट पर इफ लगाने पर भी इफेक्ट वही आ रहा है जैसे तब आ रहा था जब अलग अलग पॉइंट पर लगाकर आ रहा था। अब ये पॉइंट आपका सेंटर ऑफ मास कहलाएगा इस पूरी बॉडी के लिए। और क्यों आ रहा है ये इफेक्ट? ये सेम इफेक्ट क्यों आ रहा है? सेम इफेक्ट इसलिए आ रहा है कि इस पूरी बॉडी का मास कुल मिलाकर यहां इफेक्टिव है। ये पॉइंट ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे कि इस पूरी बॉडी का मास कहां गया, इस एक पॉइंट पर इफेक्ट इकट्ठा हो गया। समझ आया? तो ये पॉइंट आपका कहलाएगा सेंटर ऑफ मास। बहुत ज्यादा है, पूरे लेसन में हम यूज करेंगे सेंटर ऑफ मास को, बहुत ज्यादा यूज करेंगे। सेंटर ऑफ मास कहां होता है? सेंटर ऑफ मास कहां होता है ये डिपेंड करता है बॉडी के स्ट्रक्चर पर, और स्ट्रक्चर में कई सारी चीजें आ जाती हैं। शेप, पहली बात तो शेप, साइज, प्लस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास भी आ जाता है। देखिए मैं जब यहां लगा रहा था तो मुझे जरा परेशानी आ रही थी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास बदला हुआ है यहाँ। मैं यहाँ लगा रहा था तो मुझे पॉइंट मिल ही नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ तो मास इस एरिया में, इस रीजन में तो मास बहुत कम है, यहाँ तो बिल्कुल पतला हो गया, खत्म हो गया है। इस रीजन में मास यहाँ पर है। जिस रीजन में मास की डेंसिटी ज्यादा होगी, जहां ज्यादा मास कंसंट्रेटेड है, उसी के आसपास निकल कर आता है सेंटर ऑफ मास। तो मेरे यहाँ लगाने पर तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता, फिर तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंस आ रहा था इफेक्ट। तभी तो मैंने इसे पलट के देखा नीचे क्या हो रहा है, पता चला ज्यादातर मास यहाँ कंसंट्रेटेड है। तो फिर जहां ज्यादातर मास डिस्ट्रीब्यूटेड है उसी के आसपास आएगा सेंटर ऑफ मास। ये सेंटर ऑफ मास की पोजीशन शेप, साइज पर डिपेंड करती है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पर भी डिपेंड करती है। अगर आपके पास कोई एक बिल्कुल परफेक्ट यूनिफॉर्म रिंग है, रिंग रिंग जी में बिल्कुल यूनिफॉर्म रिंग मिल गया है, ये जो यूनिफॉर्म रिंग है इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास यूनिफॉर्म है। अगर आप कोशिश भी कर लें, कितनी कोशिश कर लें, कितनी कोशिश कर लें, ये दो फोर्सेस यहां आ रही थी, कहीं एक पॉइंट पर वो इफेक्ट आएगा ही नहीं, इसमें पूरी बॉडी पर कहीं कोई इफेक्ट आए, वो इफेक्ट आएगा ही नहीं जो इफेक्ट अलग अलग पॉइंट पर आ रहा था। कितनी भी कोशिश कर लें आप, कितनी भी कोशिश कर लें इस रिंग के साथ में, इन दो फोर्सेस को आपने यहाँ लगाया, अलग अलग आ गया इफेक्ट, आपका एक इफेक्ट आ गया, आपने ऑब्जर्व कर लिया। अब आप इन दोनों फोर्सेस को यहाँ लगा दो, बदल जाएगा इफेक्ट। इन दोनों फोर्सेस को यहाँ लगा दो, कुछ और इफेक्ट आएगा। इन दोनों फोर्सेस को यहाँ कभी कोई पॉइंट आपको मिलेगा ही नहीं इस पूरी बॉडी के ऊपर, एक ऐसा सिंगल पॉइंट मिलेगा ही नहीं
जिस सिंगल पॉइंट पर ये दोनों फोर्स आप लगाए सेम इफेक्ट आ जाए। इस पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास बॉडी पर है ही नहीं, इसका एक्चुअली सेंटर ऑफ मास इसके बीच में यहां है, जो एग्जैक्टली ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ रिंग है। सेंटर ऑफ मास इसका कहां है? ज्योमेट्रिकल सेंटर पर, यहां ये पॉइंट आएगा। अब यहां तो आप फोर्स कैसे अप्लाई करोगे, तो बॉडी के बाहर निकल गया, तो आप इसे जोड़ो, पहले स्पोक्स के साथ जोड़ो, साइकिल के पहिए की तरह स्पोक्स लगाओ, जोड़ो और यहां लगा दो दोनों फोर्सेस, पता चल जाएगा सेम इफेक्ट आ गया। तो सेंटर ऑफ मास बॉडी के ऊपर भी हो सकता है, जैसे कि हमने ये बॉडी ली थी तो यहाँ सेंटर ऑफ मास खुद बॉडी पर ही था, लेकिन सेंटर ऑफ मास कहाँ भी हो सकता है? आउटसाइड बॉडी भी हो सकता है, आउटसाइड द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। इसी तरह आपकी एक बॉल है, खोखली बॉल, स्फेरिकल स्ट्रक्चर, उस स्फेरिकल बॉल का सेंटर ऑफ मास भी बॉल पर कहीं नहीं है। कहाँ है? बॉल के सेंटर पर है, बॉल के सेंटर पर है, करेक्ट। आपने कभी नहीं देखा होगा, कुछ घड़ियां आया करती थी पुराने जमाने में, मेरे बचपन में जब मैं 12th क्लास में 11th क्लास में था, तो 11th क्लास में मुझे घड़ी मिली थी, और उस घड़ी की स्पेशलिटी थी, सेल वाली घड़ी नहीं हुआ करती थी उस जमाने में, चाबी वाली थी वो, तो उसमें चाबी भरनी पड़ती थी। लेकिन उसके साथ साथ एक फैसिलिटी और थी कि अगर आप उसमें चाबी नहीं भरोगे तो भी चलती रहेगी। शर्त यह है कि आपको पहनना पड़ेगा, रखी रखी तो नहीं चलेगी, पहनना पड़ेगा आपने उसे, पहन लो और अपने रोज के काम करते रहो, और आपके जो हाथ का मूवमेंट है, इसी मूवमेंट से उसमें चाबी भर जाया करती थी अपने आप। मैंने उस टाइम भी करके देखा कि 3-4 दिन के लिए उसे रख दिया, बंद हो गई, पहन लिया, टाइम एडजस्ट कर दिया, चल रही है, और फिर निकाल के रख दी तो 2-3 दिन बाद फिर बंद हो गई वो, और हाथ में पहन रहा हूँ रोजाना तो चल रही है, चल रही है। तो फिर मैं थोड़ा बड़ा हो गया, फिर मैंने उसे खोल के देखा इसमें है क्या जुगाड़। ठीक है, क्या ऐसी घड़ी आपके पास है चाबी वाली, लेकिन चाबी नहीं भरनी पड़ती उसमें? ना ना ना, वो वाला नहीं नहीं नहीं, चाबी नहीं भरनी पड़ती। तो उसमें एक बहुत ही बढ़िया ऑटोमेटिक मैकेनिज्म था अपने आप चाबी भरने का। क्या था मैकेनिज्म? उसमें एक रिंग लगा हुआ था घड़ी के सरकमफ्रेंस पर, अंदर, घड़ी के अंदर, और वो रिंग ऐसा था जो घूमने के लिए बिल्कुल फ्री था, मतलब अपने अंदर अंदर वो घूम सकता था। लेकिन उस रिंग की शेप मुझे बहुत अजीब लगी उस वक्त, और शेप देखकर समझ आ गया कि ये घड़ी में चाबी कैसे भरी जाती है, कैसे ये घड़ी अपने आप में खुद चाबी भर लेती है के पास। अगर यहाँ इसका रिंग यहाँ है, ऐसा शेप का रिंग है, अब इसका सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली बीच में नहीं है, सेंटर ऑफ मास बदल दिया गया, सेंटर ऑफ मास यहाँ आएगा इसका। और वो जो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, डिपेंड करता है बॉडी की शेप पर, साइज पर, प्लस इस बात पर डिपेंड करता है कि बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कहाँ है। ये जो मैंने ये पढ़ा था अभी, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कम है, तो इस साइड तो सेंटर ऑफ मास आपको मिलेगा ही नहीं कहीं भी, यहाँ से मास का डिस्ट्रीब्यूशन भारी है, ठीक हो गया ये, सेंटर ऑफ मास यहाँ आना। बात समझ आई? हेडिंग डालिए सेंटर ऑफ मास। अपॉइंट अपॉइंट ऑन और आउटसाइड द बॉडी such that the a number of forces applied simultaneously at this point
produce the same effect as is produced by the forces when applied at different points of body. It is the point where the entire mass of body apparently at to be concentrated at 88. मीनिंग बात समझ आई इसकी कि जहां जिस पॉइंट पर वो मास इकट्ठा हुआ काम करता, बिहेव करता है। हाँ, ये तो सेंटर ऑफ मास था। सेंटर ऑफ मास के बाद में एक पॉइंट है जिसे आप कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। ये तो पॉसिबिलिटी है कि किसी बॉडी के लिए दोनों ही एक पॉइंट, जहां सेंटर ऑफ मास है वहीं सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी हो। ये तो हो सकता है पॉसिबिलिटी कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम है, लेकिन सेंटर ऑफ मास कोई और पॉइंट है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कुछ और पॉइंट होता है। दोनों का एक होना ना होना अलग बात है। ठीक है, तो फिलहाल हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम डिस्कस नहीं करते, थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड बात है वो। अगर बीच में लेसन में कहीं सेंटर ऑफ ग्रेविटी की रिक्वायरमेंट पड़ी तो वही हम ले लेंगे, हालांकि रिक्वायरमेंट पड़ी नहीं, सारे सेंटर ऑफ मास से यहाँ चलते हैं आपके।